हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बारे में। और आज हम लोग मैथ जो है उसके बहुविकल्पी प्रश्न, सभी के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे और सॉल्यूशन के साथ करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको आवाज़ एकदम साफ आ रही होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, पहला प्रश्न आपका ये है, अनुपात का चिन्ह होता है। ये प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ उनको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, एक एक प्रश्न को याद कर लेना है, क्योंकि यही प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपकी एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, ओके। तो अनुपात का जो चिन्ह क्या होता है उसके बारे में जानें। तो ये जो चिन्ह आपको बना हुआ दिख रहा है, दो विसर्ग टाइप की, वही जो है रेशियो, इसको बोलते हैं रेशियो का साइन, या फिर अनुपात को रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो ये अनुपात का चिन्ह होता है। आपको याद रखना है इस चिन्ह को, ये किसका अनुपात का चिन्ह है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चीज़ें आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आएंगी। और इसी के साथ आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक है, जिससे और लोगों के तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, समानुपात का चिन्ह क्या होता है। तो समानुपात का चिन्ह जो होता है आपको इसी का डबल हो जाता है, मतलब 2 विसर्गें थी अब 4 विसर्गें हो जाएंगी इस तरह से। तो ये होता है आपका समानुपात का चिन्ह। आपको याद रखना है, चिन्ह से रिलेटेड प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, तो इस बार भी आ सकते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ आपको कंप्लीट करते हुए चलना है, जिससे आपको चीज़ें समझ में आए और आगे आने वाले जो पेपर हैं आपके अच्छे से अच्छा मार्क्स आपका उसमें आए। ठीक है, तो अच्छे से एक भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है जैसे, तो आप उन प्रश्नों को बार बार लिखिए, जिससे वो प्रश्न आपको याद तो हो ही जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न नंबर 3 की, अनुलोम समानुपात में तीर की दिशा कैसी होती है। ठीक है, अनुलोम समानुपात की बात की गई है यहाँ पे आपसे। इसमें तीर की दिशा के बारे में बताना है कि कैसी होती है। तो आपको पता होना चाहिए, अनुलोम समानुपात जो होता है उसके तीर की दिशा नीचे की ओर होती है। ठीक है, नीचे की ओर होती है, ये इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है। किस खाते पे बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है। तो आपको याद रखना है, स्थायी जमा खाते पर बैंक सबसे ज़्यादा ब्याज देता है। अभी आप लोग देख रहे हो कि ये प्रश्न आपके क्वेश्चन जो हैं, ये प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, इनमें कोई सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, ये आपको एज इट एज याद करने पड़ेंगे। तो अभी जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ 10 से 15 प्रश्न, ये आपको केवल याद करने हैं। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसमें कोई भी सॉल्व करने की बात नहीं, आपको याद होनी चाहिए, बस आप इन प्रश्नों का आंसर आसानी से दे पाओगे। ठीक है, तो बैंक सर्वाधिक ब्याज किस पे देता है। तो स्थायी जमा खाते पर देता है। स्थायी जमा खाते पे बैंक सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट यानी ब्याज देता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, बचत खाता खोला जा सकता है। बचत खाता जो होता है वो एक नाम से भी खोला जाता है और संयुक्त नाम से भी खोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे भाई बहन और पति पत्नी इस तरह से संयुक्त, यानी एक में ही, मतलब एक खाते में दो लोग हो सकते हैं, और एक नाम से भी ये खाता खोला जा सकता है। ठीक है, और आपको पता ही है ये डीएलएड एग्ज़ाम में छपने वाले प्रश्न हैं, तो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न आपने देखा होगा, सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर आपने देख लिया होगा कितना ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो आपको सब चीज़ें पढ़ते हुए चलना है, प्रीवियस ईयर तो ज़रूर पढ़ लेना है, जिससे एक भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ सभी विषयों की जो है मैराथन लाने की, तो आप लोग उसका वेट करिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लघुगणक के अंतर्गत जिन संख्याओं में जब कोई आधार नहीं होता है, तो आधार क्या होता है। देखो, लॉगरिथम अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है, लॉग वाला,
तो आपको याद होगा जब कोई यहाँ पे बेस नहीं होता है तो बेस को क्या माना जाता है, 10 माना जाता है, यानी 10। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग किस तरह से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं log 10, log बेस 10 और 2, इस तरह से लिखते हैं। तो जो आपका आधार माना जाता है वो कितना माना जाता है, 10 माना जाता है जब कोई बेस यानी आधार नहीं होता है। ठीक है, लॉगरिथम में तब। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आपको याद करना है इस प्रश्न को, इसमें कुछ समझने वाली बात है ही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, एक्स और ये ई जैसा कुछ बना है। ठीक है, एक्स ई ए का अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसका मुझे फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ एक्स जो है समुच्चय है ए अवयव का, ये इसका मतलब होगा। ठीक है, एक्स ई ए इस तरह से बना हुआ है, ई जो होती है ये ऐसी घुमाव वाली होती है। ठीक है, ठीक है, तो एक्स ई ए का अर्थ क्या होता है, एक्स समुच्चय ए का अवयव है, एक्स जो समुच्चय है वो ए का अवयव है, ये आपका यहाँ पे आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, -1 और +1 के बीच घन पूर्णांक का कौन सा समुच्चय है। ठीक है, देखो यहाँ पे बात की गई है -1 और +1 से के बीच। ठीक है, -1 और +1 के बीच घन पूर्णांक का कौन सा समुच्चय है, तो आपको याद रखना है रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, रिक्त समुच्चय है यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भाज्य बराबर क्या होगा। भाज्य बराबर अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला जो है आपका यहाँ पे राइट रहेगा। ठीक है, तो भाज्य बराबर आपका क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाती है। वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है वृत्त की त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाती है, तो ये आपका समकोण यानी 90 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, इसे π/2 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, π/2, क्योंकि पाई का मान जो होता है 180 होता है। ठीक है, यहाँ पे 2, तो ये आपका हो जाएगा 90 फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न है आपका। 11वां प्रश्न है आपका, आर त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त, ठीक है, आर त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त की परिमाप होगी। तो आर त्रिज्या वाला कोई अर्धवृत्त है, उसका परिमाप बताना है, तो ये आपका फॉर्मूला रहा आर ब्रैकेट में π+2। ठीक है, आर ब्रैकेट में π+2, इसको याद कर लें। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, वृत्त की चाप और उसकी जीवा किसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है। वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है। वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र जो होता है उसे वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 13वां प्रश्न है, किसी घनाभ के शीर्ष में किसी घनाभ में शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में शीर्षों की संख्या जो होती है आपकी 8 होती है। आपको याद रखना है घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, ऐसा है, अर्धवृत्त में स्थिर कोण का मान है। अर्धवृत्त में जो स्थिर कोण होता है इसका मान क्या होता है, तो 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त में जो कोण होता है उसका मान 90 डिग्री या π/2 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, 15वां प्रश्न है, 1 वर्ग मीटर बराबर है किसके। तो 1 वर्ग मीटर जो होता है 10,000 सेंटीमीटर के बराबर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, वर्ग मीटर बोला गया है इसलिए मीटर जो है इसका भी वर्ग हो जाएगा। अगर हमें वर्ग सेंटीमीटर इस तरह से भी लिख सकते हैं इसी चीज़ को। ठीक है, या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है या फिर वर्ग सेंटीमीटर करके लिखना है। ठीक है, एक ही चीज़ है, बस आपको जैसे भी सही लगता है लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 वर्ग मीटर यानी मैं यहाँ पे अगर सॉल्व करके बता दूँ एक बार आपको तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है,
1 वर्ग मीटर यानी 1 का वर्ग कर दो और मीटर का भी वर्ग होगा, ठीक है। तो 1 गुणे 1, 1 मीटर में आपका कितना होता है, 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर। इस तरह से लिख लिया आपने। यहाँ पे थोड़ा समझ में कम आएगा क्योंकि ये चीज़ें जो है ब्लैंक पेज पे सही काम करेंगी, ठीक है। तो 1 मिनट रुकेंगे आप। ओके, अब देखिए 1 वर्ग मीटर बोला गया है तो 1 वर्ग मीटर हमने लिखा। अब क्या करना है, 1 इधर लिखना है और मीटर लगाना है और 1 इधर लिखना है, मीटर लगाना है, ठीक है। गुणा तो हो ही रहा है आपका, यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए। मीटर में 100 सेंटीमीटर, मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएंगे 1 के पीछे और ये आपका सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे फिर से वही प्रश्न है, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान क्या होता है। तो अर्धवृत्त में जो स्थित कोण का मान होता है 90 डिग्री होता है, या फिर π/2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, π/2 लिख सकते हैं, ठीक है, 90 डिग्री या π/2। नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न है आपका, चालू खाता से बैंक खाते पर ब्याज नहीं देता है, ठीक है। चालू खाता जो होता है, इस खाते पे बैंक क्या देता है, ब्याज नहीं देता है, बिल्कुल नहीं देता है, ठीक है। ब्याज नहीं देता है, किस खाते पे नहीं देता है, चालू खाते पर, ठीक है। चालू खाते पे क्या नहीं मिलता है, ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बचत खाते पे ब्याज मिलता है आपको। हल किए जाने वाले प्रश्नों को देखते हैं, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है, हल किए जाएंगे। आते हैं 18वां प्रश्न आपका है ये, 1/2 पे पावर माइनस के 2 गुणे 1/2 पे पावर माइनस की प्लस के 2 है, ठीक है। माइनस के 2 हैं यहाँ पे प्लस के 2 हैं, का मान बताना है। तो हमें इनको हल करके देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं तो अच्छे से हल करेंगे, ठीक है। जब हम एग्ज़ाम में करेंगे तो हमारा जो भी रहा, जो भी हमें उचित लगेगा, हमें जल्दी से जल्दी जो हम कर पाएंगे और सही से सही कर पाएंगे, उस तरीके से करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ये प्रश्न आपका अतलग उत्तरी में आ जाए तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसके बारे में भी आपको यहीं से पता चल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम सवाल को नोट करते हैं, ठीक है। सवाल को करने से पहले क्या करते हैं, सवाल को नोट करते हैं, जैसा कि मैंने किया, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा हल और हमने सवाल को एज इट इज नोट कर लिया, जैसा का तैसा, ठीक है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है चीज़ें जो हैं आपको बराबर करनी है, ठीक है। यहाँ पे -2 है तो इसको प्लस बनाना है हमें। कैसे बनाया जा सकता है प्लस, अगर हम इनके अंश और हर में परिवर्तन कर दें, यानी अंश जो है हर बना दें और हर जो है अंश बना दें, तो हमारी जो है घात माइनस की जगह प्लस की बन जाती है, ठीक है। ये आपको याद होगा। तो हमने यही किया यहाँ पे, और ये चीज़ सेम टू सेम ऐसी ही रहेगी, ठीक है। अब इसका अगला स्टेप रहेगा, इसका जो है वर्ग हो रहा है, तो वर्ग 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, लिख दिया। 1 का वर्ग कितना होता है, तो 1 होता है, लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे भी आपका 1 का वर्ग 1 होता है, लिख दिया। 2 का वर्ग 4 होता है, ठीक है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, लिख दिया, ठीक है। अब क्या किया, 4 ऊपर किस में है, अंश में है, और 4 नीचे हर में है। यहाँ पे अंश में है, यहाँ पे आपका हर में है। 4 से 4 को हम काट देंगे या फिर 4 से 4 में भाग लगाएंगे तो आपका एक आंसर आएगा। एक तो एक से एक ही बार में कटेगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 4 एकम 4 हो जाएगा और एक आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चाहिए होगी टेलीग्राम से PDF, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ की या फिर कोई भी नोट्स वगैरह किसी भी चीज़ की फ्री में PDF लेना चाहते हो तो आप हमारी इस टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। यही एक टेलीग्राम है हमारा, ठीक है। इसके अलावा एक और टेलीग्राम है जिस पे हम लोग डिस्कशन और जो भी आपके प्रश्न रहते हैं उनका भी जवाब देते हैं। तो वो टेलीग्राम आपका क्या रहेगा उसके बारे में डिस्कस करें,
तो आपको याद रखना है वो टेलीग्राम हमारा रहेगा इतना, ठीक है। ये जो चीज़ है, इतनी चीज़ अगर आप सर्च करोगे तो आपको हमारे दोनों टेलीग्राम मिल जाएंगे, दोनों टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, यदि ए बराबर समुच्चय है कोई, ठीक है, ए बराबर 2 3 1 2 3 5 9 तथा बी बराबर 2 3 5 2 3 5 7 8 हो तो ए माइनस बी समुच्चय होगा। तो ये कैसे सॉल्व होगा प्रश्न, इसके बारे में समझते हैं, आइए। ओके, तो हमने सबसे पहले डाला हल और हम चीज़ों को लिख लेंगे एज इट इज़, मतलब सेम टू सेम, जैसा ऊपर था वैसा ही हमने नीचे ए का मान, मतलब ए और बी बराबर क्या क्या था वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है वो चीज़ भी लिख ली है। अब हम लोग लिखेंगे, अगर हम स्टेप बढ़ाना चाहें तो ए वाली चीज़ पूरी यहाँ पे पहले लिख लेंगे, ठीक है, ए वाली लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर बी वाली लिखेंगे, इस तरह से यहाँ पे इस जगह पे लिख सकते हैं। लेकिन हमने थोड़ा जल्दी करने की कोशिश की, इसलिए हमने इतना किया है। तो किस तरह से किया है आइए जानते हैं। ए माइनस बी हमने किस तरह से निकाला है इसमें से, तो देख लेते हैं। ए जो है आपका, उसको देखना है आपको सबसे पहले कौन कौन सी संख्याएं हैं ए में, और फिर आपको बी देखना है बी में कौन कौन सी संख्याएं हैं। दोनों में संख्याओं को मैच करना है, जो संख्याएं मैच हैं, जो संख्याएं मिल रही हैं दोनों में, उन पे क्रॉस लगा देना है। उनके ऊपर लगा सकते हैं या फिर उनके नीचे भी लगा सकते हैं, ठीक है। उन पे आपको क्रॉस लगा देना है, जैसे 2 मिल रहा है तो 2 पे क्रॉस, 3 मिल रहा है 3 पे क्रॉस, यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 पे क्रॉस, यहाँ पे 5 है तो 5 पे क्रॉस, यहाँ पे कितना है 5 है तो 5 पे क्रॉस। अब इसमें देखो कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है, यहाँ पे 7 8 है, यहाँ पे 1 9 है, कोई भी चीज़ मैच नहीं कर रही है। तो अब क्या होगा, अब हमें निकालना है ए माइनस बी, यानी ए में से क्या घटाना है, बी घटाना है, तो बी घटा दिया। ओके, तो अब ए में क्या बच रहा है वो चीज़ें देखनी है केवल। तो ए में बच रहा है 1 और 9, तो हमने क्या लिखा 1 और 9, और समुच्चय का चिन्ह जो है आपको ज़रूर लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि बी माइनस ए बताइए, ठीक है, बी माइनस ए, तो अभी आपने जो है क्रॉस तो लगा ही दिए इन चीज़ों के नीचे। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बच रही हैं, यानी बी वाले में से देखोगे जो चीज़ पहले होती है उसमें देखी जाती है, उसमें से जो है ए घटता है, या फिर जो चीज़ पहले होती है उसमें से दूसरा घटाया जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो दूसरे में 7 और 8 जो रहेगा आपका रहेगा, ठीक है, कॉमा ज़रूर लगाना है और समुच्चय का चिन्ह भी लगाना है, इस तरह से चीज़ें आप कर पाओगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमानों 50 ग्राम और आधा किलो का अनुपात होगा, 1/2 किलोग्राम को बोलेंगे आधा किलो, ठीक है, या 500 ग्राम भी इसे कहते हैं, ठीक है। इसको हम चेंज करेंगे सबसे पहले आधा किलो को 500 ग्राम में, ठीक है, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। 50 ग्राम तो 50 ग्राम रहेगा और आधा किलो जो है आपका 500 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखो 500 ग्राम क्यों हुआ, क्योंकि 1 किलो में जो है आपके 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, 2 का भाग लगाएंगे तो आपका 500 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 50, फिर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, फिर 500 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे पता है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं यहाँ पे अनुपात, और ग्राम से ग्राम जो है आपका कट जाएगा पहले ही, तो आपको ग्राम से ग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 50 लिखेंगे, 500 लिखेंगे, और आपको देखना है 5 से 5 एक बार में कट रहा है तो ये आपका 100 हो जाएगा, 0 से 0 एक काट देंगे तो आपका 10 बच जाएगा, ठीक है। 10 बचेगा तो यहाँ पे आपका 1 बचा, यहाँ पे आपका 10 बचा, 1:10, यानी 1:10 आपका जो है उत्तर हो जाएगा। आपको इसी तरह से सॉल्व करना है आपकी एग्ज़ाम में भी, ठीक है। चीज़ों को सही से सॉल्व करेंगे, सही मार्क्स मिलेंगे, अच्छे साफ राइटिंग लिखेंगे, साफ चीज़ें समझ में आएंगी एग्जामिनर के, एग्जामिनर जो होगा नंबर अच्छे से देगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, 21वां प्रश्न है, यदि समुच्चय जो है, एक समुच्चय दिया हुआ है ए बराबर इतना और बी बराबर इतना हो तो ए यूनियन या इंटरसेक्शन, इसको क्या बोलेंगे, यूनियन बोलेंगे या इंटरसेक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यूनियन जो होता है यू होता है, यू जैसा, ठीक है। इंटरसेक्शन होता है वो यू का उल्टा हो जाता है, इंटरसेक्शन, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हम यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों चीज़ें निकालना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन चीज़ों को हम लिख लेंगे। ठीक है, ए और बी वाले अवयव जो हैं इनको लिख लिया। अब हमें जो निकालना है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, नीचे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले चीज़ों को निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे इनमें से कॉमन कौन सा है। ठीक है, कॉमन जो है आपका 6 है, 6 है, दोनों जगह पे 6 है। यहाँ पे आपका 4 और 7 है, यहाँ पे आपका 3 5 है, कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे आपका 3 और 5 नीचे वाले में है आपका, और इसमें है आपका 4 और 7। आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन जो होता है इसमें केवल वही चीज़ें घुस पाती हैं जो दोनों में कॉमन हो, जो सभी अवयव में कॉमन हो, 2 या 3 अवयव में, मतलब सभी अवयव में जो कॉमन होंगी वही चीज़ें इसके अंदर घुस पाएंगी। तो यानी आपका जो है 6 जो होता है वो दोनों में कॉमन हो रहा है। ठीक है, दोनों में कॉमन हो रहा है, इसलिए इसमें सभी चीज़ें चली जाएंगी। ठीक है, सभी चीज़ें नहीं जा पाएंगी क्योंकि 6 ही जा पाएगा। इंटरसेक्शन जो होता है उसमें केवल वही चीज़ें जा पाती हैं जो दोनों अवयवों में कॉमन हैं। ठीक है, तो 6 यहाँ पे कॉमन था, तो यहाँ पे हम समुच्चय का साइन लगाएंगे और यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन 6 जो हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ए बी इंटरसेक्शन जो होगा आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनियन वाला प्रश्न हम अगले प्रश्न में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 22वां प्रश्न। प्रश्न है 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप होगा। तो इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत से बदलने के लिए हम चीज़ों में कितने का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, चीज़ों में 100 का गुणा करेंगे तो 20 पंचे आपका हो जाएगा 100, 5 बार कट जाएगा। 7 का गुणा 5 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 35। 35 के पीछे परसेंट लगाएंगे क्योंकि 100 से गुणा किया गया था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 23। ए पे पावर 7 गुणे ए पे पावर 7 गुणे ए पे पावर माइनस का 9 का मान होगा। ठीक है, ए पे पावर 7 गुणे ए पे पावर माइनस के 9 का मान क्या होगा। तो आपको याद रखना चाहिए जब हर समान होते हैं, जब आपके जो है आधार समान होता है तो घातें जो है जुड़ जाती हैं, ये चीज़ आपको पता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे a और a कॉमन है, इनकी घातें जो हैं जुड़ जाएंगी, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 प्लस माइनस के 9। ठीक है, जब इसको खोलेंगे तो 7 माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, a पे पावर कितनी हो जाएगी, 7 माइनस 9 हो जाएगी। तो माइनस का 9 है और 7 प्लस का है तो माइनस का चिन्ह आएगा आपका, और कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, तो ए पे पावर माइनस के 2 है आपका उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें जो मैं करवा रहा हूँ उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। बाकी चीज़ें आने वाली हैं, उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैराथन सीरीज आपकी जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, जितनी हो सकेंगी, जितनी अच्छा कंटेंट हो सकेगा मैं देने का प्रयास करूँगा। बाकी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, इतनी गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश की जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 24 नंबर प्रश्न को कर रहे हैं, और हमें यहाँ पे याद करना पड़ेगा एक फॉर्मूला। इस ये फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। अगर याद नहीं है तो आप यहाँ पे उलझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला रहेगा, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को जो है नोट कर लेंगे। सेम क्वेश्चन नोट किया, उसके बाद इक्वल का साइन लगाया और हमने इस फॉर्मूले को ओपन किया। ठीक है, फॉर्मूला जो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, वो होता है ए माइनस बी, पहला ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। इसके बट्टे में जो है आपको सेम रखना है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये दोनों चीज़ें जो ए स्क्वायर प्लस ए बी और ये जो है आपका बी स्क्वायर, ये सेम टू सेम नीचे जैसा सेम दिख रहा है,
तो ये एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे, भाग हो जाएगा, कट जाएंगे, ठीक है। यानी इतना तो खत्म हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 0 नहीं होगा, ठीक है। 0 हो जाता तो 0 का गुणा इसमें होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो है जब हम किसी में भाग लगाते हैं तो कभी 0 नहीं आता है, ठीक है। किसी चीज़ में किसी उसी संख्या से भाग लगाएंगे तो 0 नहीं आएगा। जैसे 1 में 1 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो आपका 1 आएगा, 10 में 10 से भाग लगाएंगे तो भी आपका 1 ही आएगा, ठीक है। तो जब हम किसी संख्या में उसी संख्या से भाग लगाएंगे तो 1 आता है, 0 कभी नहीं आता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 1 से गुणा करेंगे तो हमारा इतना ही आंसर मिलेगा। जैसे हम 10 में गुणा 1 से करें तो हमें कितना मिलता है, 10 मिलता है। 100 का गुणा हम 1 से करें तो हमें कितना मिलेगा, 100 ही मिलेगा, ठीक है। अगर हम 90 का गुणा मान लीजिए 1 से करें तो क्या होगा तो भी आपका आंसर 90 ही आएगा। मतलब जो संख्या पहले थी उतनी ही रहेगी एक बार गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इतना होने के बाद आप यहाँ पे उत्तर लिख सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला आपको ज़रूर याद रखना है ए क्यू माइनस वी क्यू का, जो कि ए माइनस वी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छे से इसी क्रम में याद रखना है देख के, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है आपका लॉग बेस 13 और 169 है आपका यहाँ पे, ठीक है। लॉग 13, लॉग आधार 13 है इसका और यहाँ पे 169 है, ठीक है। तो इसका मान निकालना है, किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सेम नोट करते हैं, उससे पहले हम हल डालते हैं, ठीक है, हल। तो अब हम क्या करेंगे, हमें याद है ये जो लिखी हुई संख्या है ये 13 का वर्ग है, ठीक है, 13 का वर्ग है। मैंने आपको वर्ग भी याद करवाए, मैंने आपको पहाड़े भी 20 तक याद करवाए, साथ ही साथ मैंने आपको और भी चीज़ें घन और वर्ग ये चीज़ें मैं याद करवा चुका हूँ 20 तक, ठीक है। तो आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको याद होनी चाहिए अभी तक, बाकी अगर आप तो अभी तक याद नहीं है तो ज़रूर याद कर लेना, ठीक है, जिससे आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न है आपका 25वां प्रश्न है और ये आपका 13 का वर्ग जो है आपको याद होना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 13 जो है आपका कितने का वर्ग है, 169 का। तो 169 का वर्ग है तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर लिख देंगे। और आपको पता है घात जो होती है वो आगे आ जाती है, तो घात जो है यहाँ पे 2 जो है आगे आ जाएगी और आपका सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब आपने देखा होगा अगर किसी पे घात, यहाँ पे लॉग का ये रूल है कि किसी पे घात उतनी पे उतनी है तो उसका मान जो है कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका मान जो है 13 इतने का मान जो है इतने का मान 1 हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, ठीक है। ये लिखा हुआ है सेम इसी तरह से। अब 2 का गुणा जो है 1 में किया जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आसानी से प्रश्न समझ में आया होगा अगर आपको 13 का वर्ग याद है तो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर हो तो उस घन के कोरों की संख्या होगी। तो देखो घन के कोरों की संख्या जो होगी 12 होगी। यहाँ पे आपको याद रखना है कितनी भी सेंटीमीटर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घन में जो कोर होती हैं वो 12 ही होती हैं, ठीक है, ओके। आगे आते हैं, इसको कुछ हल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 27 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर का न्यूनतम परिमेय मान होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं, तो क्वेश्चन को नोट किया। अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला खोलेंगे और नीचे वाले का फॉर्मूला बिल्कुल नहीं खोलना है, ठीक है। पहले हम एक फॉर्मूले को खोलते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। और आपको याद होगा ये फॉर्मूला, अगर आपने याद किया होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस वी ए प्लस वी, इस तरह से आपको याद होगा, ठीक है। अब आपका चिन्ह जो है ए प्लस वी ए माइनस वी जो है इस तरह से फॉर्मूला याद होगा, ये मैंने बताया। तो वही फार्मूला यहाँ पे लगाया गया है,
इसमें लिखा मैंने ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से जो है आपका ए प्लस वी, ए माइनस वी, इस तरह से ये फॉर्मूला हमने खोला। तो यहाँ पे आपका लिखा जाएगा एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर सेम टू सेम रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू एकदम कॉमन है, ठीक है। कॉमन है यानी इससे ये कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जब कट जाएगा तो यहाँ पे आपने देखा स्क्वायर है तो एक जो है स्क्वायर एक चला जाएगा, एक में से एक तो बचेगा ही, तो नीचे में एक बच जाएगा और ऊपर में जो है x माइनस टू बचा रहेगा और नीचे में एक x प्लस टू बचा रहेगा, क्योंकि x प्लस टू 2 बार था, वर्ग था, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर क्या होगा, x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर हो गया आपका। ऐसे ही प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करें, प्रश्न नंबर है आपका 28, एक्स माइनस सिक्स डिवाइड बाई एक्स पे पावर माइनस का 7 का मान होगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड के साइन को जो है हटाना है। किस तरह से हटा सकते हैं हम डिवाइड के साइन को, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम हल डालेंगे और हल में हम लिखेंगे एक्स माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस 7, एक्स पे पावर 7, ठीक है। एक्स माइनस ओके। सो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट किया जाता है, ठीक है। नोट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, डिवाइड के साइन को जो है आपको बदलना है। तो बदलेंगे जब हम चिन्ह को, तो ये जो है माइनस का जो है प्लस का बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है अगर हम इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो 1 अपॉन एक्स पे पावर माइनस का 7 रहेगा, ठीक है। और जब हम डिवाइड अपॉन से मतलब जब हम अंश को हर में चेंज कर देंगे तब हमारा एक्स जो पावर है माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक्स पे पावर प्लस का 7 हो जाएगा। तो जब हमें दिख रहा है इसके जो है आधार सेम है, तो हम चीज़ों को जो है जोड़ देते हैं, यानी माइनस का 6 और प्लस का 7 को जोड़ दिया जाएगा, तो एक्स पे पावर माइनस का 6 प्लस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब है, यहाँ पे जो पावर बनेगी आपकी x प्लस 1 बनेगी, क्योंकि जो है 7 जो है 1 बड़ा है, 7 6 से कितना बड़ा है, 1 अधिक है, प्लस का 1 अधिक है, ठीक है। तो 7 में से आपका 6 घट जाएगा तो 1 बचेगा। साइन आपका प्लस का रहेगा, क्योंकि साइन इसलिए प्लस का रहेगा क्योंकि 7 जो है 6 से बड़ी संख्या है, ठीक है। तो प्लस का साइन आ गया और यहाँ पे आपका जो है 6 हो जाएगा, ठीक है सर। इतना आपको समझ में आई होगी बात, ठीक है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, प्रश्न है आपका 29 नंबर। प्रश्न लिखा है 5xy प्लस 4xz प्लस 5xq का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे। नोट किया हमने क्वेश्चन को, नोट करने के बाद यहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे किसी भी यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे 5 है, नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 5 है, हाँ है, चलो इसको देखते हैं। अभी इसमें नहीं है, एक में नहीं है, तो हम यहाँ पे 5 को नहीं लिखने वाले। x इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी x जो है उभयनिष्ठ हो चुका है आपका। y इसमें है, y इसमें नहीं है, y इसमें है, नहीं है, ठीक है। चीज़ें आसान हो गई, x जो है आपका उभयनिष्ठ हो गया, बाकी और चीज़ें हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो x को जब हम कॉमन ले लेते हैं अगर, तो हमारी चीज़ें जो है 5y बचेगी जो कि यहाँ लिख देंगे, 4z बचेगा जो कि यहाँ लिख देंगे, 5q बचेगा जो कि यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और उभयनिष्ठ आपका गुणनखंड क्या होगा, x, जो कि सब में कॉमन था, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिली, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड x हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है आपका 30वां प्रश्न। देखते हैं प्रश्न क्या है। 5 पे पावर 6 इक्वल टू 15,625 लिखा हुआ है का लघुगण की रूप निकालना है। तो ये चीज़ें जो है बिल्कुल सिंपल हैं, आपको बस याद रखना है
आपको एग्ज़ाम में थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, इसलिए चीज़ें भूल सकते हैं, तो इन प्रश्नों को ज़रूर अच्छे से करना सीख लीजिए, ठीक है। 10 से 12 बार नहीं, कम से कम 4 से 5 बार लगाएंगे तो भी आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है, और आप कर पाओगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन को नोट किया सेम, उसके बाद हम लगाएंगे लॉग लगाने के बाद 5 पे पावर जो यहाँ पे चीज़ लिखी थी वो इस जगह पे 6 की जगह पे जो 6 लिखा है वो इस जगह पे पहुँचा देंगे, ठीक है। तो आपका जो है बनेगा लॉग 5 पे पावर 15,625 इक्वल टू 6। यहाँ पे ये 5 जो है बेस है, यहाँ पे पावर नहीं है कोई, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका उत्तर हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे देखते हैं 3/5 जो है प्लस की संख्या है, तो माइनस की संख्या तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले ऑप्शन ए में है आपकी क्या संख्या है, 4/10 है, ठीक है। ऑप्शन ए में है 4/10, ऑप्शन बी में है आपकी माइनस के 4/10 और ऑप्शन सी में है आपका 3/10, ऑप्शन डी में है आपका 7/10। यहाँ पे ऑप्शन सी तो है नहीं, ऑप्शन डी नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ें देखें, परिमेय संख्या बड़ी पूछी गई है तो माइनस वाली चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक। अब इसके बाद देखें, ये चीज़ जो है 2 बार कटेगी, ये चीज़ जो है 5 बार कटेगी, छोटी हो गई संख्या, हटाइए इसको भी। 3/10 जो हो जाए वो 6/10 हो जाएगी, 3/5 ये तो इसके बराबर ही हो गई, ठीक है। तो 7/10 जो होगी वही सही रहेगी, क्योंकि और सभी आंसर जो है क्रॉस लग चुके हैं, ये वाला जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है आपका 32। यदि 16:8 समानुपात 8:x हो तो x का मान बताइए, ठीक है। x का मान क्या होगा, तो यहाँ पे x का मान निकालने की सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर लिखेंगे हम 16 अनुपात को 16/8 लिखेंगे और समानुपात की जगह लगाएंगे बराबर का साइन और यहाँ पे 8/x लिख देंगे, ठीक है। 8:x को लिखेंगे 8/x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई होगा 16 में, 16x यानी 16x हो जाएगा, और 8 का मल्टीप्लाई होगा 8 में, 8 गुणे 8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नीचे बढ़ेंगे, 16x बराबर 8 गुणे 8, इस तरह से लिखा। 8 गुणे 8 जो होता है 64 होता है, आपको याद है, 8×8 = 64। 16 का जो है 16 को कहाँ ले जाएंगे, डिवाइड में ले जाएंगे, क्योंकि हमें निकालना है x का मान। तो 16 को जब हम डिवाइड में ले जाएंगे यानी 64 के नीचे ले जाएंगे, तो 16 का टेबल आपको याद होगा, 16 चौक 64 होता है, ठीक है। 16 4 जा 64, ये जो होता है आपका 16 चौक 64, 4 बार ये आपका कट जाएगा, यानी x का मान जो है आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 33, ठीक है। 33 का प्रश्न है, प्रश्न क्या है, 2000 रुपये का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा। यहाँ पे ब्याज जो है आपका साधारण ब्याज की बात की गई है, ठीक है। अगर आपको ब्याज देखने को मिले, केवल ब्याज लिखा हुआ देखने को मिले, तो बात की जाती है साधारण ब्याज की, सरल ब्याज की, ठीक है। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज देखने को मिले तो आपका साधारण ब्याज या फिर सरल ब्याज नहीं होता है। ये बात तो आपको अच्छे से पता होगी, या नहीं होगी तो पता चल गई होगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हल लिखेंगे और हम चीज़ों को लिखेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। मूलधन दिया हुआ है हमें 2000, ठीक है। यहाँ पे दर दी हुई है 5%, समय दिया है 2 वर्ष, ठीक है। 2000 जो है रुपए हैं, ठीक है, आपको याद रखना है रुपए हैं ये। निकालना क्या है, तो हमें ब्याज निकालना है। कैसा ब्याज निकालना है, साधारण या सरल ब्याज निकालना है, ठीक है। साधारण या सरल ब्याज एक ही चीज़ होती है। यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, तो आप याद रखेंगे
साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये जो है आपका फॉर्मूला होता है, इसको याद रख लें। इसका एक संक्षिप्त रूप भी होता है जिसको मैं बताना चाहता हूँ। SI इक्वल टू, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा, PRT अपॉन 100। ये भी आपका यही फॉर्मूला होता है, बस संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ है, मतलब कम शब्दों में कम अक्षरों में लिखा हुआ है, बस यही चीज़ है। तो यहाँ पे आपको दोनों फॉर्मूले याद रखना चाहो तो रख सकते हैं। ऐसे एक फॉर्मूला आपको ये वाला ज़रूर याद रखना है, छोटे रूप से लेके ये वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इसको एग्ज़ाम में लिखोगे तब। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज जो है आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में मान रखे जाएंगे। अभी आपने देखा मूलधन कितना था, तो मूलधन 2000 था आपका, 2000 लिखेंगे। आपकी दर जो थी 5 थी, तो 5 लिखा आपने। ठीक है, आपका जो है समय कितना था, समय 2 वर्ष था, तो 2 लिखा आपने। ठीक है, बट्टे में आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, बट्टे में आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 में 2 बिंदी हैं, 2 बिंदी से 2 बिंदी उड़ाई। ठीक है, 20 यहाँ पे बचा है आपका, 5 यहाँ पे बचा है, 2 यहाँ पे बचा है। सभी में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे सभी का, 20 गुणे 5 गुणे 2। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है कितना आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। 100 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज या सिंपल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट जो है आपका 200 रुपये हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे होंगे। साथ ही साथ ये यूट्यूब चैनल है, आपको इसी यूट्यूब चैनल पे ये वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं, तो इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करते चलिए, जिससे चीज़ें जो है आपके लिए आसान रहें। ठीक है, नेक्स्ट टेलीग्राम आपने ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं किया है तो इस चीज़ को सर्च करके आप हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका 34वां प्रश्न आपका है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो प्रथम 5 समांतर माध्य जो है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होती हैं इसको जानेंगे, फिर हम उनका क्या निकालेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे। ठीक है, समांतर माध्य निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानते हैं 5 प्राकृतिक संख्याएं। तो 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। देखो, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं, ये आपको याद होगा। तो 1 हो गया आपका पहली, 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब आपको समांतर माध्य का फॉर्मूला यानी सूत्र आना चाहिए, तो आप इन प्रश्नों को आसानी से कर ले जाओगे। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य को माध्य भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है पदों का योग, पद जितने भी हैं उन सभी का योग कर दीजिए। बट्टे में आपको लिखना है पदों की संख्या, कितने पद हैं। ठीक है, तो आपको देखा कि 5 प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5, इन सभी को मैंने जोड़ा। ठीक है, जोड़ने के बाद कितनी संख्याएं थी, 5 संख्याएं थी, 5 से डिवाइड किया। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 आएगा। कैसे आएगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 हो गया। 15 बट्टे यहाँ पे 5 लिखेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो 5 दिया आपका होता है 15। ठीक है, 5 दिया कितना होता है, 5 दिया 15। ठीक है, 5 दिया 15, तो 3 जो है आ जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। प्रश्न है आपका 35 नंबर। इसमें आपकी कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उनमें बहुलक आपको पता करना है, बहुलक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इन संख्याओं को सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लेते हैं, या फिर अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्रम में लिख सकते हैं, या बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। हमने यहाँ चीज़ों को लिखा है आरोही क्रम में लिखा है। ठीक है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 8 लिखा, पहले सब संख्याएं देखी मैंने, काफ़ी देर में ये चीज़ें हो पाती हैं। एक एक संख्या जब आप देखते जाओ तो उसके नीचे क्रॉस या फिर कुछ निशान जरूर लगाएं, जिससे वो संख्या
बार बार ना लिख पाए, ठीक है, बार बार ना लिख पाए। तो चीज़ों को लिखने के बाद आपको देखना है क्या क्या आपका सबसे ज़्यादा आया है। तो यहाँ पे आप देखोगे 12 12 12 3 बार आया है और 2 बार 13 13 आया है, बाकी संख्याएं एक एक बार आई हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आया है वो 12 आया है, जो कि 3 बार आया है, ठीक है। तो बहुलक आपका 3 नहीं होगा, 12 होगा, क्योंकि 12 जो संख्या है 3 बार अधिक बार आई है, ठीक है। सबसे अधिक बार 12 आई है, तो 12 जो है आपका बहुलक हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद बात करें अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 36 नंबर। प्रश्न है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, अभी हमने 5 का निकाला था, अब उसी तरह से हमें 10 का निकालना है। तो आइए जानते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर 10 तक लिख ली, सभी का हम योग करेंगे, फिर 10 से हम भाग लगाएंगे क्योंकि पदों की संख्या 10 है, ठीक है। तो ये समांतर माध्य का फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है, तभी आप इन प्रश्नों को कर पाओगे, ठीक है। तो सभी संख्याओं को 10 तक की संख्याओं को हमने लिखा, उसके बाद जोड़ा, जोड़ने के बाद 55 आपका आएगा। 55 को 10 से भाग करेंगे तो आपका जो है 10 से भाग जाएगा, तो यहाँ पे 5.5 जो है आपका उत्तर आएगा, ठीक है। 5.5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। 37वां प्रश्न आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है log बेस 10 10 पे पावर 4। तो पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, आपको पता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, नोट किया, उसके बाद क्या करेंगे, पावर जो थी उसको आगे भेजेंगे, यानी यहाँ पे 4 जो है आपका आगे आ गया। 10 पे पावर 10, यानी जितने पे पावर जितनी हो उतने पे पावर उतनी ही हो, तो मान क्या होगा, लॉग उतने पे पावर उतनी हो तब आपका मान जो होता है 1 होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 4 गुणा 1 करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न ये है कि एक घन का पृष्ठ 24 वर्ग सेंटीमीटर है, घन का आयतन होगा। तो यहाँ पे आयतन निकालना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न जो मैं छोड़ रहा हूँ, ये प्रश्नों को आपको करने की कोशिश करनी है। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, जिससे मैं इन प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में करवा पाऊँगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका ये हो गया। दूसरा प्रश्न है एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन बताइए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, घन का आयतन 27 घन सेंटीमीटर है और घन की कोर क्या होगी, तो यहाँ पे ये आपको बताना है। नेक्स्ट आते हैं, घन का विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है तो आयतन क्या होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अगला प्रश्न है आपका, एक घन सेंटीमीटर तांबे के टुकड़े को पिघलाकर 1 मिलीमीटर मोटा तार खींचा गया, तार की लंबाई क्या होगी, ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यदि 4 प्रेक्षणों का माध्य 20 और जब प्रत्येक प्रेक्षणों में C को जोड़ा जाता है तब माध्य 22 हो जाता है, तो C का मान क्या होगा, ये प्रश्न आपको करना है। नेक्स्ट आते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, बाहा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की माप 12 सेंटीमीटर है, बाहा बिंदु की वृत्त के केंद्र की माप होगी, ये प्रश्न आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, 45 तक प्रश्न जो है आपको करने हैं, ठीक है। इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आपको प्रश्न आ रहे हैं, जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं नंबर वाइज आपको 45 41 जो भी नहीं आ रहे हैं उनको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में इन आगे के आने वाले प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसका पार्ट 2 आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। आपको बस जो है इन जितने भी प्रश्न कराए उनको ज़रूर कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से पढ़िए, एकदम अच्छे से रिवीजन आपका यहाँ पे होता रहेगा। महामैराथन जो है आपकी जल्द ही स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, तो आपको वो चीज़ें भी अच्छे से मिलेंगी। आप जो है आपका जो, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आपके 25 में 25, अगर आप पढ़ाई में थोड़े भी कमज़ोर हैं तो आपका जो है 23 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। इतने अच्छे से यहाँ पे तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें मैंने कराई हैं, उनकी प्लेलिस्ट जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं चीज़ों को।
साथ ही साथ बहुविकल्पी प्रश्न सभी सब्जेक्ट के मैंने करा दिए, एथिलोगोत्री प्रश्न भी करा दिए हैं। महा मैराथन में जो है सभी चीज़ें कंप्लीट करेंगे, जो भी चीज़ें रह गई हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रीवियस ईयर जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी उन चीज़ों को हम लोग महा मैराथन में देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी और भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ वीडियोस में बताई हैं, उनको ज़रूर कंप्लीट करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।